कभी सोचा है कि काश किसी बड़े से शॉपिंग मॉल या उस चमचमाती ऑफिस बिल्डिंग में अपनी भी हिस्सेदारी होती। अच्छा, आज हम एक ऐसे ही रास्ते की बात करेंगे जिससे ये मुमकिन हो सकता है, और वो रास्ता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, यानी कि रीट्स। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले रियल एस्टेट की एक बुनियादी मुश्किल को समझेंगे, फिर जानेंगे कि रीट्स क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं, इनका आकर्षण क्या है, और आखिर में इनमें क्या जोखिम है। रियल एस्टेट में पैसा लगाना सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दीवार है। चलिए सबसे पहले उसी की बात करते हैं। मतलब सोचकर ही कितना अच्छा लगता है ना, किसी बड़े से मॉल का या उस शानदार सी ऑफिस बिल्डिंग का एक छोटा सा हिस्सा अपना हो। ये ख्याल ही अपने आप में काफी रोमांचक है। अब देखिए, सीधे सीधे कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो पहली बात, पैसा बहुत ज्यादा लगता है। दूसरी बात, उसे बेचना आसान नहीं होता, और फिर उसे संभालने का झंझट तो अलग ही है। लेकिन क्या हो अगर इसका कोई आसान रास्ता हो? यहीं पर एक ज्यादा सिंपल और आसान सॉल्यूशन सामने आता है। तो वो आसान तरीका है क्या? यहीं पर एंट्री होती है रीट्स की, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को हर किसी के लिए आसान बनाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। इसको ऐसे समझिए कि ये एक खास तरह की कंपनी है जिसका एक ही काम है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज को खरीदना और मैनेज करना, ताकि छोटे छोटे निवेशक भी उसमें आसानी से पैसा लगा सकें। इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है म्यूचुअल फंड वाला एग्जाम्पल। जैसे म्यूचुअल फंड में बहुत से लोग मिलकर अलग अलग स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, ठीक वैसे ही रीट्स में बहुत से लोग मिलकर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज में पैसा लगाते हैं। सिंपल। ठीक है, तो ये काम कैसे करते हैं? मतलब पैसा आता कहाँ से है और जाता कहाँ है? चलिए इसके मॉडल को समझते हैं। देखिए, इसका मॉडल बहुत सीधा साधा है। रीट प्रॉपर्टीज खरीदता है, उन प्रॉपर्टीज को किराए पर देकर इनकम कमाता है, जाहिर है मेंटेनेंस और मैनेजमेंट जैसे खर्चों को चुकाता है, और फिर जो पैसा बचता है उसे अपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के तौर पर बांट देता है। लेकिन इस पूरे खेल का एक बहुत ही जरूरी नियम है, एक ऐसा नियम जो रीट्स को सबसे अलग बनाता है। और वो नियम ये है कि रीट्स को अपनी टैक्सेबल इनकम का कम से कम 90% हिस्सा हर साल शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में देना ही पड़ता है। इसका मतलब है कि ज्यादातर प्रॉफिट सीधा इन्वेस्टर्स की जेब में जाता है। तो अब सवाल यह है कि इस स्ट्रक्चर का फायदा क्या है? क्यों कोई रीट्स में पैसा लगाएगा? रीट्स के जरिए एक ही निवेश से कितनी अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज में हिस्सा मिल जाता है। शॉपिंग मॉल्स से लेकर अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, ऑफिस टावर्स, हॉस्पिटल और यहां तक कि बड़े बड़े गोदामों तक में ये डाइवर्सिफिकेशन का एक बेहतरीन तरीका है। तो कुल मिला के फायदे क्या हुए? 1. डिविडेंड से एक रेगुलर इनकम का जरिया बन सकता है। 2. जैसा हमने देखा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज में डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। 3. लिक्विडिटी, मतलब आप इनके शेयर्स को स्टॉक मार्केट में आसानी से खरीद बेच सकते हैं। और हां, इन प्रॉपर्टीज को प्रोफेशनल लोग मैनेज करते हैं, तो वो सिरदर्दी भी खत्म। लेकिन रुकिए, हर निवेश की तरह इसमें भी कुछ रिस्क हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, रियल एस्टेट की कीमतें इकोनॉमी के साथ ऊपर नीचे होती हैं, तो उसका असर इन पर भी पड़ता है। अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो रीट्स के डिविडेंड उतने आकर्षक नहीं लगते। और हां, सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क भी है। जैसे अगर लोग ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करने लगें तो जाहिर है कि शॉपिंग मॉल वाले रीट्स को नुकसान हो सकता है। तो रीट्स को एक टोटल रिटर्न इन्वेस्टमेंट माना जाता है। मतलब इसमें कमाई 2 तरीकों से होती है। एक तो जो डिविडेंड मिल रहा है वो, और दूसरा, अगर उन प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ती है तो शेयर की कीमत भी बढ़ सकती है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल सोचने के लिए है, क्या एक ऐसी चीज में पैसा लगाना सही है जो है तो लिक्विड, मतलब जिसे स्टॉक मार्केट में आसानी से खरीद बेच सकते हैं, लेकिन वो जुड़ी है एक ऐसे मार्केट से जो खुद इलिक्विड है, यानी रियल एस्टेट? यही रीट्स